नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक के क्लास में हमने हिंदी गद्य विधाओं का जो उद्भव और विकास है उसके अंतर्गत हिंदी कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र इनका अध्ययन किया। आज की क्लास में हम जीवनी का विकास देखेंगे। तो भारतीय साहित्य में पाश्चात्य साहित्य जैसी जीवनी लिखने की परंपरा नहीं रही है। जीवनी के विषय में विचार विश्लेषण करते हुए अमृत राय ने भी लिखा कि ये अकाट्य सत्य है कि हमारे यहाँ जीवनियों का एक सिरे से अकाल है, जबकि यूरोप की जबानों में ये चीज़ आसमान पर पहुंची हुई है। कोई बड़ा साहित्यकार नहीं है, कलाकार नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, जननायक नहीं है जिसकी कई कई जीवनियाँ एक से एक अच्छी नहीं हो। तो भारतीय आत्म प्रकाशन के स्थान पर आत्मगोपन को महत्व देते हैं, जबकि जीवनी साहित्य गोपनीयता के स्थान पर प्रकाशन में विश्वास रखता है। तो हमारे देश के प्राचीन साहित्यकारों ने अपने विषय में कभी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझी, यहाँ तक कि दूसरों के संबंध में भी वे हमेशा चुप रहे। इसी से हमारे यहाँ आधुनिक युग में जिसे इतिहास कहते हैं वो नहीं है, जीवन चरित्र भी नहीं है और आत्मकथा नाम की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो भारतीय जीवन दृष्टि व्यष्टिमूलक न होकर के समष्टिमूलक कही जा सकती है। तो व्यक्तिवादी अपने को अन्यों के सामने रखने और अन्यों के व्यक्तित्व का उद्घाटन करने में विश्वास रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में जीवनी साहित्य का अभाव रहा। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल में जीवनी का प्रारंभिक रूप चरित्र काव्यों तक सीमित रहा। फिर मध्यकाल में संतों, भक्तों और महात्माओं के जीवन चरित्र लिखने की परंपरा प्रोत्साहित हुई। भक्तिकालीन कवियों की श्रद्धा, भावना ने उनकी जीवनी लिखने की प्रेरणा दी। संतों के जीवन चरित्र को परिचय या परिचय कहा गया। तो ऐसी परिचयों में कबीर जी की परिचय, नामदेव की परिचय, रैदास की परिचय, मलुकदास की परिचय ये विशेष रूप से उल्लेखनीय कही जा सकती है। परिचय का अर्थ है परिचय। तो इसके बाद भक्तों के जीवन चरित्र संबंधी ग्रंथ लिखे गए, जिसमें है नाभादास की भक्तमाल, गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, अष्ट सर्वान की वार्ता, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो अष्ट सर्वान की अभिप्राय जो अष्टछाप के कवि हैं वो हैं। तो इन ग्रंथों का जो सृजन है वो वैष्णव धर्म की पुष्टि के लिए किया गया, इसलिए इनमें तथ्यों का अभाव होने के कारण इन्हें जीवनी ग्रंथ की संज्ञा नहीं दी जा सकती। तो वार्ता ग्रंथों के अलावा इस काल में आचार्य केशवदास वीर सिंह चरित्र सन 1906 में लिखा गया, जहांगीर जसचंद्रिका 1621 में और सुजान चरित्र चंद्रशेखर की हमीरहट सन 1845 में, ये सब जो चरित्र काव्य की परंपरा में आते हैं। उसके बाद है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में जीवनी साहित्य का प्रारंभ माना गया। आधुनिक काल में सबसे पहले है भारतेंदु युग। तो गद्य की अन्य विधाओं की तरह जीवनी साहित्य का जो श्री गणेश है वो भारतेंदु युग में ही माना गया। इस युग में आते ही जीवनी ने प्राचीन रूप का परित्याग करके नवीन रूप धारण किया और जीवनी गद्य साहित्य को एक विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में जीवनी लेखन का अवसर प्रदान किया। अनेक जीवनियाँ प्रकाश में आई, जिनमें संत, महात्मा, राजा, विदेशी शासक, नेता, देशभक्त, क्रांतिकारी युवा और साहित्यकार, इनका जीवन चरित्र प्रमुख रूप से उकेरा गया। तो प्रथम जीवनी साहित्य जो है वो भारतेंदु की जो रचना है चरितावली, उसको माना गया।
उसके बाद भारद्वाज कृत हिंदी जीवनी साहित्य सिद्धांत और अध्ययन। तो प्रथम जीवन लेखक डॉक्टर भगवान शरण भारद्वाज है। इस ग्रंथ में भारतेंदु से स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तक लिखित सैकड़ों जीवनियों की सूची प्रस्तुत की गई है। तो साहित्यिक जीवनी कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा लिखित मीराबाई का जीवन चरित्र जो 1893 में प्रकाशित हुआ था वो है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य विधाओं के साथ जीवनी लेखन में भी ये अग्रणी रहे। इन्होंने जीवनी लिखी चरितावली, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संक्षिप्त जीवन चरित्र इन्होंने उसमें लिखे थे। उसके बाद उन्होंने पंच पवित्रात्मा नाम से 1884 में जीवनी लिखी। उसमें मुस्लिम धर्माचार्य जो हैं, जिसमें मोहम्मद अली, महात्मा मोहम्मद, बीबी फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन, इनकी संक्षिप्त जीवनियाँ उसमें लिखी है, जिसको क्या शीर्षक क्या था जिसका, पंच पवित्र आत्मा। फिर है छायावाद युग। तो छायावाद युग में जीवनी साहित्य का विकास होने लगा। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र के कर्मठ कार्यकर्ताओं की जीवनियाँ लिखी जाने लगी, जो प्रेरणा और उत्साहवर्धक प्रमाणित हुई। तो ऐसी जीवनियों में प्रमुख हैं स्वामी दयानंद, इनकी जो जीवनी है वो है श्रीमद् दयानंद प्रकाश, सन 1918 में ये प्रकाशित हुई। शिव नारायण टंडन की पंडित जवाहरलाल नेहरू, सन 1937 में प्रकाशित हुई। जगपति चतुर्वेदी की लाला लाजपत राय, सन 1933 में प्रकाशित हुई जीवनी। श्री ब्रजेश शंकर की श्री सुभाष बोस, सन 1938 में प्रकाशित जीवनी है। ममतनाथ गुप्त की चंद्रशेखर आजाद, सन 1938 में प्रकाशित हुई। रामनाथ लाल सुमन, इनकी मोतीलाल नेहरू शीर्षक जीवनी, सन 1939 में प्रकाशित हुई। उसके बाद है घनश्याम दास बिड़ला, जिन्होंने बापू नाम से सन 1940 में जीवनी लिखी। फिर उसके बाद छायावाद युग में कार्तिक प्रसाद खत्री, जैसे कि हमने पहले ही लिखा था कि साहित्यिक जीवनी लेखकों में कार्तिक प्रसाद खत्री प्रथम जीवनी लेखक हैं, जिनके द्वारा लिखित मीराबाई का जीवन चरित्र 1893 ईस्वी की प्रथम जीवनी मानी गई है। तो ये सफल जीवनी लेखक थे। जीवनी लेखक में इनका पदार्पण जो है जीवनी साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जाता है। उसके बाद है शिवनंदन सहाय। शिवनंदन सहाय ने भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक जीवनी लिखी। इस जीवनी में भारतेंदु के जीवन की पूर्णता दिखाई देती है। तो इसकी भाषा की सरसता और रोचकता ने इसे सफल जीवनी साहित्य का रूप प्रदान किया। तो शिवनंदन सहाय द्वारा लिखित दूसरी जीवनी गोस्वामी तुलसीदास, सन 1916 में प्रकाशित है। ये जीवनी 2 खंडों में विभक्त है। फिर बनारसी दास चतुर्वेदी की कवि रत्न सत्यनारायण की जीवनी सन 1926 में लिखी गई। तो यह जीवनी उल्लेखनीय है। इसका महत्व इसलिए और अधिक है क्योंकि इसमें एक साधारण व्यक्ति का जीवन चरित्र मानवीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर उसके बाद आता है छायावादोत्तर युग। तो श्रीमती शिवरानी देवी प्रेमचंद छायावादोत्तर युग की जीवनीकार है। तो प्रेमचंद का जो स्वर्गवास हुआ वो छायावाद युग में ही हो गया था। तो शिवरानी देवी छायावादोत्तर युग की लेखिका है। तो इन्होंने प्रेमचंद घर में सन 1944 में प्रेमचंद का जीवन चरित्र लिख करके इन्होंने प्रकाशित करवाया। तो ये महत्वपूर्ण जीवनी है। इसकी शैली संस्मरणात्मक, भाषा सरल, सहज और मनोरम है। उसके बाद है स्वातंत्र्योत्तर युग। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी जीवनी लेखन अपने चरमोत्कर्ष पर था, इसलिए इसे हिंदी जीवनी लेखन का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है। तो इस समय
विश्वव्यापी वैज्ञानिक प्रगति हुई। मानव भौतिकतावादी दृष्टिकोण के कारण नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगा। राष्ट्र के प्रति मानव का मोहभंग यातनापूर्ण प्रतिक्रियाओं को जन्म देने वाला था। मानव जीवन का कठोर यथार्थता से परिचय होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो युग के परिवेश में मानव जीवन है उसको पढ़ा जाने लगा। वस्तुपरक कलात्मक अभिव्यक्ति का जन्म हुआ। जीवनी लेखन कला का महत्व बढ़ने लगा और कला की दृष्टि से इस युग की जीवनियाँ अद्वितीय रूप से ग्रहण की गई। तो इस युग में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक नेताओं, राष्ट्रीय क्रांतिकारियों और सुप्रसिद्ध साहित्यकारों की अनेक जीवनियाँ लिखी गई हैं। तो राजनीतिक जीवनियाँ, जिसके अंतर्गत राजनीतिक महापुरुषों को उनकी जीवनी को आधार बना करके जीवनियाँ लिखी जाने लगी, उनमें राहुल सांकृत्यायन का नाम सर्वोपरि माना जाता है। इन्होंने साम्यवादी विचारकों को अपनी जीवनी लेखन के विषय के रूप में चुना। सन 1953 में स्टालिन, सन 1954 में कार्ल मार्क्स और लेनिन और 1956 में माओ त्से-तुंग की जीवनियाँ लिखी गई। तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित इन जीवनियों में राजनेताओं के बाहरी और आंतरिक जीवन का, इनके मार्क्सवादी जीवन दर्शन का ही प्रतिपादन इसके अंतर्गत किया गया है। तो राहुल जी की निष्ठा मार्क्सवाद में थी, इसलिए उन्होंने स्वनिष्ठा के अनुसार लोगों में साम्यवादी निष्ठा जागृत करने के लिए जीवनियाँ लिखी है। उसके बाद है रामप्रक्ष बेनीपुरी। इन्होंने राजनीतिक नेताओं को अपनी जीवनी का आधार बनाया या राजनीतिक नेताओं की जीवनियों को आधार बनाया। इन्होंने कार्ल मार्क्स और जयप्रकाश नारायण नामक जीवनियाँ लिखी, जिनका विशेष रूप से महत्व है। इन जीवनियों में रामप्रक्ष बेनीपुरी ने अपना हृदय रस उड़ेल कर रख दिया, जिससे उनके चरित्र नायकों का जीवन उभर करके सामने आया। उसके बाद है साठोत्तरी युग। तो सन 1960 के बाद के काल में साठोत्तरी युग माना जाता है। स्वतंत्रता के लगभग 12-13 वर्षों के बाद जीवनी लेखन में एक नया मोड़ आया, जीवन धारा में परिवर्तन आया, देश विकास की ओर अग्रसर हुआ, नैतिक मूल्यों में बदलाव आया, आध्यात्मिकता का स्थान नैतिकता ने ले लिया। उसके बाद है उसमें साठोत्तरी युग के जो जीवनीकार हैं ओंकार शरद। ओंकार शरद ने प्रसिद्ध समाज सेवी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जीवनी लेखन का विषय बनाया। सन 1971 ईस्वी में राम मनोहर लोहिया और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जीवनी धरती की बेटी आकाश हो गई, ये लिखा उन्होंने। उसके बाद है डॉक्टर चंद्रशेखर। इन्होंने 1985 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जीवन यात्रा लिखी। राजनीतिक व्यक्तियों पर लिखित जीवनियों के विवेचन से ये निष्कर्ष निकलता है कि स्वतंत्रता से पूर्व राजनीतिक व्यक्तियों की जीवनियों के लेखन में उनके लेखक अपने चरित्र नायकों के राजनीतिक क्रियाकलापों के उल्लेख को अपनी उपलब्धि स्वीकारते थे, इसलिए उनके मानवीय पक्षों की उपेक्षा की है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जीवनी लेखकों की विचारधारा में एक महान परिवर्तन आया। उन्होंने अपने चरित्र नायकों के अंतर्बाह्य गुणों को भी उभारा और उनका एक ये प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य कहा जा सकता है। इसी क्रम में अब हम देखेंगे क्रांतिकारी जीवनियाँ। राजनीतिक नेताओं के अलावा जीवनी लेखकों का ध्यान क्रांतिकारियों की ओर भी गया। तो सुप्रसिद्ध क्रांतिकारियों की जीवनियाँ लिखी गई, जिनमें हैं विश्वनाथ वैशंपायन ने अमर शहीद चंद्रशेखर सन 1965 में लिखी। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंधु ने युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे 1968 में लिखी जीवनी। फिर धर्मवीर ने लिखी लाला हरदयाल की सन 1970 में प्रकाशित जीवनी। ममतनाथ गुप्त ने क्रांतिकारी भगत सिंह और उनका युग सन 1962 में लिखी। साहित्यिक जीवनियाँ, तो जीवनियाँ तो सभी
गुणों से संपर्क होती होकर के साहित्यिक होती है, लेकिन इनके साहित्यकारों के जीवन और उनकी कृतियों को जीवनी का विषय बनाया गया, जिनमें प्रमुख जीवनियां निम्नलिखित हैं। ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ, जो बरुआ सुप्रसिद्ध पत्रकार हैं, इन्होंने जीवनी लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी की सन 1960 में। और अमृत राय ने लिखी प्रेमचंद कलम के सिपाही 1962 में। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड में इनका जीवन चरित्र है, जो सन 1969 में लिखा था। उसके बाद है विष्णु प्रभाकर, जिन्होंने शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा 1968 में लिखी। हिंदी जीवनी के विकास क्रम विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी जीवनी लेखक का प्रारंभिक हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल से ही हो गया था, लेकिन रीति काल तक उनमें साहित्यिक रूप नहीं आ पाया था। तो माध्यम उसका गद्य न होकर के पद्य था, इसलिए उनको जीवनी की संज्ञा नहीं दे सकते। तो भारतेंदु युग से जीवनी का वास्तविक प्रारंभ माना जाना चाहिए। आधुनिक काल जीवनी लेखन का उत्कर्ष माना जाता है। तो इस काल में नेता, शासक, देशभक्त, क्रांतिकारी और साहित्यकारों की जीवनियाँ लिखी गई। जीवनी लेखन के तत्वों और मानदंड के अनुसार अनेक श्रेष्ठ जीवनियाँ सामने आई। तो वर्तमान समय में हिंदी का जो जीवनी साहित्य है और जीवनी लेखन की जो कला है, उनके मानदंडों के अनुसार अत्यधिक ये समृद्ध माना गया है, जिसमें गुणात्मक और परिमाण दोनों दृष्टियों से प्रगति जो है वो दिखाई दे रही है। तो जीवनी लेखन का भविष्य उज्जवल है और ये आज के युग की मांग कही जा सकती है। फिर है जीवनी का स्वरूप। तो आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में जिन विधाओं का विशेष योगदान रहा, उसमें जीवनी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य साहित्य और जीवन दोनों का केंद्र है। जीवनी उसके जीवन और व्यक्तित्व को समग्र रूप से अभिव्यक्त करने वाली साहित्यिक विधा कहलाती है। तो जीवनी के विषय में कहा जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। तो जीवनी में व्यक्ति विशेष के जीवन को उसकी संपूर्णता और व्यापकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। जीवन का ये ब्यौरा स्वरचित न होकर के किसी अन्य के द्वारा निष्पक्ष दृष्टिकोण के आधार पर रचा जाता है। तो इस दृष्टि से ये आत्मकथा के विपरीत एक परकथा कही जा सकती है। तो जीवनी का लेखक अपने चरित्र नायक के जीवन व्रत को साकार करने के लिए व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं पर बहुत बल देता है, लेकिन घटनाओं का जो परिगणन है वो खाली जीवनी ही नहीं है, उसमें घटनाएं और चरित्र, युग और पृष्ठभूमि, इन सब का सामंजस्य रहता है। तो जीवनी का रचना विधान लेखक से विशिष्ट रचना सामर्थ्य की अपेक्षा भी रखता है। तो कुल मिलाकर के जीवनी व्यक्ति विशेष के जीवन का ऐसा चित्र है जहां जीवनगत तथ्यों और चरित्र की विशेषताओं को ऐसी कलात्मकता के साथ विन्यास कर देता है उसका कि वह शब्द चित्र सजीव हो उठते हैं। तो जीवनी के केंद्र में चरित्र नायक और उसका कृतित्व रहता है, इसलिए जब जीवनी के चरित्र नायक का चयन किया जाता है तब जीवनीकार के मन में यह तत्व प्रमुख रहता है कि चरित्र नायक का चरित्र प्रेरक और आकर्षक हो। तो कलम का सिपाही जो जीवनी है उसमें उसके एक अध्याय में प्रेमचंद का जुझारू व्यक्तित्व ही उभर करके सामने आता है, जो हर कठिनाई, हर चुनौती का सामना करने को प्रस्तुत है, लेकिन कहीं कहीं उनकी निराशा और टूटन की झलक भी दिखाई देती है। तो विशेष रूप से पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से जुड़ी समस्याओं के संदर्भ में तो प्रेमचंद ने अपने प्रसिद्ध पत्र हंस के साथ साथ जागरण का दायित्व भी संभाला था, लेकिन पत्रिकाओं की दयनीय दशा का असर उनके प्रकाशन पर भी पड़ा। उनके पूरे श्रम और समर्पण के बावजूद दोनों पत्र जो है वो घाटे में चलते रहे। तो कभी कागज के पैसे चुकाने में कठिनाइयां आती हो, कभी मजदूरों के वेतन की समस्या, जिससे निपटने के लिए वे पूंजीपतियों से गुजारिश करते हैं ताकि विज्ञापन मिल सके। तो इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, पर फिर भी प्रकाशन का कार्य जो है वो नहीं छोड़ पाते। तो अपनी किताबों की आमदनी फूंक करके, अपनी जिंदगी का आराम चैन गंवा करके भी वो इस कार्य को संभालते रहते हैं। अपने सहयोगी मित्रों को लिखे पत्रों में उनकी हताशा और जो जीवन की जद्दोजहद है वो उभर करके आती है।
तो 10,000 रुपये और 11 साल की मेहनत सब अकारत हो गई। इससे प्रेस के पीछे कितने मित्रों से बुरा बना, कितनों से वादा खिलाफी की, कितना बहुमूल्य समय जो लिखने में कटता वो बेकार प्रूफ देखने में कटा। तो मेरी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा है। तो इस तरह संवेदना के स्तर पर जो प्रेमचंद के संघर्षशील व्यक्तित्व है उसको रूपायित करने के साथ साथ उस युग की जो समस्याएं हैं, सांप्रदायिकता है और पूंजीवाद के स्वरूप को भी प्रकट करता है। तो आज प्रेमचंद की प्रतिष्ठा एक युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में है, लेकिन उस समय में वे किस तरह साहित्यिक विवादों के घेरे में फंसे रहे और साहित्य को व्यवसाय बनाने वाले साहित्य कर्मियों का उन्होंने कैसे डटकर विरोध किया, तो उसके जीवन का पता चलता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने जीवनी का विकास का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने